आज हमारे पास जो स्रोत है उन्होंने मुझे एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या मंत्र जैसी मतलब हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस और आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस, हाँ। इनके बीच कोई असली कोई नापा जा सकने वाला कनेक्शन हो सकता है, या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और इन स्रोतों की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी बात से होती है कि डिप्रेशन कोई चारित्रिक कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में एक असली फिजिकल गड़बड़ी है। बिल्कुल, और यहीं से सारी बातचीत शुरू होती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, जिसे हम अक्सर सिर्फ भावनाओं का खेल समझते हैं, वो असल में एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल विषय है। मतलब इसकी जड़ें हमारे शरीर में है। कमाल की बात यह है कि अब एफएमआरआई स्कैन और न्यूरोकेमिकल एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजी से विज्ञान ये साबित कर रहा है क्या साबित कर रहा है? कि आवाज, लय और हमारी सांसों का पैटर्न, ये सब हमारे दिमाग को, हमारे तनाव पैदा करने वाले केमिकल्स को और हमारी भावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। हाँ। और दिलचस्प बात तो ये है कि गायत्री विज्ञान ने इन प्रक्रियाओं के बारे में बहुत बहुत पहले ही बता दिया था, जब हमारे पास इन्हें मापने के लिए ये सब मशीनें नहीं थीं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत सिर्फ दावे कर रहे हैं या इनके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है। जरूर। शुरुआत करते हैं दिमाग की केमिस्ट्री से। यहीं से अक्सर मानसिक स्वास्थ्य की कहानी शुरू होती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। आमतौर पे तो यही माना जाता है कि अगर सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स का संतुलन बिगड़ गया है तो उसे ठीक करने का एक ही रास्ता है, बाहर से दवाई लेना। हाँ, बाहर से दवा लेना। क्या ये स्रोत इस सोच को कोई चुनौती देते हैं? हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये धारणा कि हम अपने न्यूरोकेमिकल संतुलन पर असर डाल ही नहीं सकते, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अच्छा। वो बताते हैं कि जब ध्यान लगाकर, मतलब पूरी चेतना के साथ मंत्रों का जाप किया जाता है, तो ये सीधे तौर पर सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन और संतुलन को बेहतर बनाता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये तो वही केमिकल्स हैं जो हमारी खुशी, प्रेरणा और फोकस के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल वही। तो ये सिर्फ एक मानसिक शांति का एहसास नहीं है, बल्कि अंदरूनी स्तर पर वाकई कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। और ये एक कह सकते हैं दो तरफा हमला है। एक तरफ तो ये फील गुड केमिकल्स को बढ़ावा देता है, और दूसरी तरफ ये कॉर्टिसोल को कम करता है। कॉर्टिसोल हमारा मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो लंबे समय में बहुत नुकसानदेह होता है। मंत्र अभ्यास इस तनाव की प्रतिक्रिया को शांत करता है। तो आप सकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं और नकारात्मकता को घटा रहे हैं, दोनों एक साथ। बिल्कुल सही। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा है। क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत है? क्योंकि आजकल बिना प्रूफ के कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है। क्या इन स्रोतों में किसी असली रिसर्च का जिक्र है? और आपका स्केप्टिकल होना बिल्कुल सही है। बिना सबूत के इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ। स्रोत सिर्फ दावे नहीं कर रहे हैं, वे शोध का हवाला भी दे रहे हैं। वे डॉक्टर B.R. शर्मा के काम का उल्लेख करते हैं, जिनके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में छपे हैं। अच्छा, तो ये पीयर रिव्यूड रिसर्च है? जी हाँ, उनके अध्ययनों में ये साफ तौर पर देखा गया कि मंत्र ध्यान का अभ्यास करने वालों के शरीर में न्यूरोकेमिकल संतुलन बेहतर हुआ। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत इसे कोई जादुई इलाज नहीं बता रहे हैं। वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह क्लिनिकल डिप्रेशन या गंभीर मानसिक रोगों के इलाज का विकल्प नहीं है। तो फिर ये क्या है अगर इलाज का विकल्प नहीं है तो? ये एक जैविक रूप से सक्रिय आत्मनियमन तंत्र है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने शरीर की खुद को ठीक करने की जो क्षमता है, उसे जगा रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने जैसा है, लेकिन यहाँ आप अपने दिमाग के न्यूरल सर्किट और केमिकल सिस्टम को प्रशिक्षित कर रहे हैं। दिमाग की केमिस्ट्री बदलना तो ठीक है, पर ये थोड़ा अनदेखा सा लगता है ना, मतलब हम इसे महसूस नहीं कर सकते। सही बात है। इन स्रोतों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि हमारे शरीर में शांति का एक फिजिकल स्विच है जिसे हम दबाना सीख सकते हैं। ये वाकई कमाल का आइडिया है। हाँ,
और कमाल की बात यह है कि स्रोतों के मुताबिक हमारे शरीर में इसका एक फिजिकल स्विच है, और ये स्विच है वेगस नर्व। वेगस नर्व? हाँ, ये शायद हमारे शरीर का सबसे कम सराहा गया हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग और पेट को जोड़ने वाली एक सुपर हाईवे है, और इसी पर हमारे शांत या बेचैन होने के सिग्नल दौड़ते हैं। सुपर हाईवे? जी, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, और ये हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे पाचन तक सब कुछ नियंत्रित करती है। मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर यह शांति से कैसे जुड़ी है? स्रोत बताते हैं कि जब आप धीमी, लयबद्ध तरीके से गहरी सांसों के साथ जप करते हैं, तो गले में होने वाला कंपन और सांस का वो पैटर्न इस वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। अच्छा, तुम सुरक्षित हो, अब आराम कर सकते हो। तो जब ये वेगस नर्व एक्टिव होती है तो शरीर में क्या होता है? मतलब असल में क्या महसूस होता है? असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम के इमरजेंसी ब्रेक को खींचने जैसा है। इमरजेंसी ब्रेक? हाँ, हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मोड होते हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, यानी लड़ो या भागो मोड, जो हमें खतरे के लिए तैयार करता है। हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं। और आज की दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग तो शायद इसी मोड में जी रहे हैं। हर समय एक बेचैनी सी बनी रहती है। बिल्कुल। और दूसरा मोड है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी आराम करो और पचाओ मोड। जब वेगस नर्व सक्रिय होती है तो ये लड़ो या भागो वाले मोड को बंद करके इस आराम करो वाले मोड को चालू कर देती है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं, पाचन बेहतर होता है, और शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वाह! वैज्ञानिक भाषा में इसे ही नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कहते हैं, और स्रोत इस क्षेत्र में डॉक्टर शर्ली टेल्स जैसे वैज्ञानिकों के शोध का भी उल्लेख करते हैं, जो इस प्रक्रिया की पुष्टि करता है। तो ये सिर्फ एक मानसिक शांति का एहसास नहीं है, ये शरीर में एक मापने योग्य शारीरिक बदलाव है। बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि ध्यान या मंत्र जाप करने से हमारा दिमाग सच में फिजिकली बदल जाता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब क्या कोई हिस्सा छोटा या बड़ा हो जाता है? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता जरूर है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये मापी जा सकने वाली हकीकत है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। अच्छा। वे न्यूरो इमेजिंग अध्ययनों का हवाला देते हैं, जैसे एफएमआरआई और पीईटी स्कैन, जिसमें डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन अध्ययनों में जब लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करने वालों के दिमाग को स्कैन किया गया, तो 2 मुख्य और लगातार देखे जाने वाले बदलाव सामने आए। 2 बदलाव? ये क्या है? मैं सच में जानना चाहता हूँ। पहला बदलाव दिखा एमिगडाला में। एमिगडाला? हाँ, एमिगडाला हमारे दिमाग का डर का केंद्र या खतरे का डिटेक्टर है। ये हर समय स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। लंबे अभ्यास के बाद ये एमिगडाला कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खतरे को महसूस नहीं करते, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर पैनिक बटन नहीं दबाता। अच्छा, तो एक तरह से ये हमारे दिमाग के इमोशनल सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग देने जैसा है, जो हर छोटी बात पे चिल्लाने लगता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। और दूसरा बदलाव? और दूसरा बदलाव और भी दिलचस्प है। ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में देखा गया। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का सीईओ? बिल्कुल, ये हमारे दिमाग का सीईओ है, जो तर्क, योजना और भावनाओं को नियंत्रित करने जैसे बड़े फैसले लेता है। अभ्यास करने वालों में इस हिस्से की गतिविधि और घनत्व, यानी इसकी ताकत, बढ़ जाती है। तो एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड शांत हो रहा है और दूसरी तरफ सीईओ ज्यादा समझदार और शक्तिशाली हो रहा है। सही समझे। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मेरे सामने कोई असली खतरा आ जाए तो क्या मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि डर खत्म हो जाता है। डर तो एक जरूरी भावना है जो हमें बचाती है। तो फिर? इसका मतलब ये है कि डर की प्रतिक्रिया पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। तो अब सीईओ इतना शांत और समझदार हो गया है कि वो उस पैनिक करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को समझा सके, रुको, ये सिर्फ जला हुआ टोस्ट है, घर में आग नहीं लगी है, शांत हो जाओ। हाँ, सही है। यानी आप खतरे को महसूस तो करते हैं, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया अधिक सचेत और नियंत्रित होती है, ना कि आवेगी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एमिगडाला पर लगाम कसने में सक्षम हो जाता है। यानी कि अब दिमाग का बड़ा भाई छोटे भाई की नादानी पर काबू पा सकता है। बात बात पर घबराने की आदत कम हो जाती है। ये संतुलन तो कमाल का है ना?
और ये सीओ सिक्योरिटी गार्ड वाली बात, ये अद्भुत है कि कैसे ये आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या उन बातों से मिलती जुलती है जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने दशकों पहले कही थी, बस उनके शब्द अलग थे। बिल्कुल, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। स्रोत उनके कथन का उल्लेख करते हैं जो आज के संदर्भ में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। क्या कथन है वो? मनुष्य का मन ही उसके नर्क और स्वर्ग का निर्माता है। सद्बुद्धि के आते ही मानसिक नर्क के द्वार बंद हो जाते हैं। वाह! आधुनिक न्यूरोसाइंस अभी सी अंतर्दृष्टि को अपनी भाषा में, अपने डेटा के साथ मान्य कर रहा है। इसे थोड़ा और जोड़कर बताइए, ये सद्बुद्धि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कैसे जुड़ती है? देखिए, जब आचार्य जी सद्बुद्धि की बात करते हैं तो उसका मतलब है विवेकपूर्ण बुद्धि, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता और भावनाओं के बहाव में ना बहकर सही निर्णय लेने की काबिलियत। न्यूरोसाइंस के संदर्भ में ये ठीक वही काम है जो एक मजबूत और अच्छी तरह से काम करने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। अच्छा, जिसे आप संज्ञानात्मक नियमन कह रही थी। जी, कॉग्निटिव रेगुलेशन। जब ये संज्ञानात्मक नियमन मजबूत होता है, यानी जब हमारा तर्क संगत सीईओ हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में बेहतर होता है, तो मनोवैज्ञानिक पीड़ा, जिसे आचार्य जी ने मानसिक नर्क कहा है, वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। तो विज्ञान अब हमें बस ये दिखा रहा है कि ये प्रक्रिया मस्तिष्क के स्तर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कैसे काम करती है। बिल्कुल। वाह! तो इन सभी स्रोतों से हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसे एक बार संक्षेप में देखते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। हाँ, जरूर। हमने आज क्या-क्या मुख्य बातें सीखी? जरूर। सबसे पहले हमने न्यूरोकेमिकल समर्थन के बारे में बात की। हमने सीखा कि हम अपने दिमाग की केमिस्ट्री के रहमो करम पर नहीं है। सही। मंत्र अभ्यास जैसे अभ्यास सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करने और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने में मदद कर सकते हैं। सही। और दूसरा, हमारे पास एक अंतर्निहित शांत स्विच है, वेगस नर्व, और धीमी लयबद्ध जप और सांस के जरिए हम इस स्विच को सक्रिय करना सीख सकते हैं। हाँ, जो हमारे शरीर को तनाव की स्थिति से निकालकर आराम की स्थिति में लाता है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह है जिसे बदला जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। जी, लंबे समय तक अभ्यास से हम सचमुच अपने दिमाग को दोबारा तार कर सकते हैं, डर के केंद्र यानी एमिगडाला को शांत कर सकते हैं और नियंत्रण के केंद्र यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बना सकते हैं। और चौथा, इन सब शारीरिक बदलावों का नतीजा होता है हमारी मानसिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव। हाँ, हम लगातार बेचैनी और चिंता की स्थिति से निकलकर एक शांत, केंद्रित और जागरूक अवस्था की ओर बढ़ते हैं। संक्षेप में, हम अपने मानसिक नर्क से बाहर निकलकर अपने स्वर्ग का निर्माण शुरू कर सकते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बार बार जोर देते हैं कि ये कोई रहस्यवाद या जादू नहीं है। नहीं, ये अनुशासित मानसिक अभ्यास के माध्यम से जैविक आत्मनियमन है। ये एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को विकसित करते हैं। और ये बात दोहराना बहुत जरूरी है कि ये अभ्यास पेशेवर चिकित्सा देखभाल का विकल्प नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है तो उससे विशेषज्ञ की मदद लेनी ही चाहिए। लेकिन ये अभ्यास निश्चित रूप से मस्तिष्क को ठीक होने, स्थिर होने और नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली सहायक उपकरण हो सकता है। हाँ, ये सिस्टम को सहारा देता है, ये संतुलन बहाल करने में मदद करता है और व्यक्ति को अपनी देखभाल में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। अगर एक चुनी हुई, जानबूझकर इस्तेमाल की गई ध्वनि और लय, जैसे कि मंत्र, हमारे मस्तिष्क की संरचना और रसायन शास्त्र को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकती है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे दैनिक जीवन में मौजूद अन्य ध्वनियां, जैसे संगीत जो हम सुनते हैं, शहर का शोर, टीवी पर होने वाली बहसें, या यहाँ तक कि हमारी अपनी बातों का लहजा, हाँ, अनजाने में हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल रही होंगी। शायद हमें सिर्फ उन ध्वनियों के प्रति ही सचेत नहीं होना चाहिए जिन्हें हम चुनते हैं, बल्कि उन ध्वनियों के प्रति भी जो अनजाने में हम पर असर डाल रही हैं।